नमस्ते फ्रेंड्स। आज आप लोग के लिए मैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए आप लोग का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से क्लास लेकर आया हूँ और इसमें आपका यूनिट 1 देखने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग को बता दें कि लगातार हम यूनिट 1 का क्लास ले रहा हूँ और आज इसमें यूनिट 1 का कुछ डिटेल्स में बेसिक डायग्राम को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। बेसिक पृष्ठभूमि समझ गए। चलिए, तो हम सब सभी जानते हैं कि आपका यूनिट 1 में व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो आपको जानना होगा ये होता क्या है। तो बता दें कि व्यक्तियों के छोटे ग्रुपों की, ठीक है, व्यक्तियों की, ठीक है, छोटे ग्रुपों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र है। समझ गए क्या है आप लोग का? आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र है। समझ गए। कहता क्या है प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार, ठीक है, प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार, बोल्डिंग क्या कहते हैं सो देखिए, इसमें विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरी, आय, व्यक्तिगत उद्यमों तथा विशेष वस्तुओं का अध्ययन शामिल है। ठीक है, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत बोल्डिंग कहते हैं कि एक फर्म, आपका परिवार, व्यक्तिगत आपका कीमत, ठीक है, या मजदूर या आय, व्यक्ति उद्यम की बात हो, इन सभी इसमें शामिल होते हैं और उसी का अध्ययन किया जाता है। अब आगे देखते हैं कीमत निर्धारण के विश्लेषण तथा विशिष्ट प्रयोगों में संसाधनों के आवंटन से यह अपना संबंध रखता है। क्या करता है? संसाधनों के आवंटन से क्या है? यह अपना संबंध रखता है। अब आगे चलते हैं और आप लोग को बताते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, समझ गए। अगर जब अर्थशास्त्र की बात आती है, ठीक है, तो एक बड़ी और एक छोटी अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि छोटी, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के अध्ययन से है। ठीक है, सूक्ष्म, समझ गए। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, और जबकि समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि व्यापक, समस्त, बड़ा, है ना, अर्थशास्त्र के अध्ययन से है। समस्त अर्थव्यवस्था की अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहता है। रेगनर फ्रिस पहला व्यक्ति था जिसने, ठीक है, 1933 में अर्थशास्त्र में व्यष्टि तथा समष्टि शब्दों का क्या है प्रयोग किया था। ठीक है, कौन? रेगनर फ्रिस। ठीक है, अब कौन? आपका व्यष्टि तथा समष्टि का। इसी तरह सब आगे चलते हैं और देखिए संतुलन की अवधारणा कुछ है, और इसमें आप लोग को फिगर के द्वारा बताने का प्रयास किया गया है संतुलन की अवधारणा को। समझ गए। चलिए, ये आपका संतुलन की अवधारणा है। ये आपका एक्स अक्ष है, ठीक है, और ये आपका वाई अक्ष है, और एक्स अक्ष में आपको क्वांटिटी, मात्रा को बताया गया है, और इसमें मूल्य, प्राइस को बताया गया है, जिसमें आप लोग को आपका सप्लाई, एस आपका, और डी आपका डिमांड वक्र रेखा है, और आपका पूर्ति रेखा है, जिसमें ई बिंदु तक आपका, ई बिंदु में आपका संतुलन होता है। ठीक है, एस बराबर डी तो बराबर आपका ई बिंदु आपका क्या होता है? संतुलन की स्थिति में होता है। और ये आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ए वाला रेखा इस बिंदु से होकर गुजरता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, और बाकी आप देख पा रहे होंगे इसमें पूरा फिगर बताया गया। चलिए, इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें संतुलन बिंदु देखना था जो कि ई है। समझ गए। अब देखिए आंशिक संतुलन। ठीक है, आंशिक संतुलन क्या कहता है? आंशिक या विशेष संतुलन विश्लेषण, जिसे व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण भी कहते हैं, और एक व्यक्ति या फर्म या उद्योग या उद्योगों के एक समूह के संतुलन की स्थिति का अध्ययन करता है। समझ गए। अध्ययन किया जाता है, अध्ययन करता है, और यह ऐसी मार्केट प्रक्रिया है जो
वस्तु कीमतों और साधन कीमतों का निर्धारण करती है, समझ गए, और जिसमें अन्य बातें समान रहते हुए एक या दो चरों पर विचार भी किया जाता है, समझ गए, उसे आपको आंशिक संतुलन के अंतर्गत बात किया जाता है, समझ गए। अब देखिए प्रोफेसर मार्शल का, समझ गए, प्रोफेसर मार्शल का अर्थशास्त्र अधिकतम आंशिक संतुलन विश्लेषण के अध्ययन से संबंध रखता है, समझ गए। तो बता दें प्रोफेसर मार्शल का जो अर्थशास्त्र है अधिकतम आंशिक संतुलन का विश्लेषण से संबंधित रखता है ना, और साथ ही आपका स्टिगलर भी, समझ गए। तो आप चलिए आगे देखते हैं। आंशिक विश्लेषण का संबंध दो प्रकार की आर्थिक समस्याओं से है, समझ गए। देखिए क्या है कि आंशिक विश्लेषण का संबंध क्या है, दो प्रकार की आर्थिक समस्याओं से है, ठीक है। कौन सा? पहला है कि वे जो किसी व्यक्ति, फर्म या उद्योग के आर्थिक व्यवहार के किसी विशेष पक्ष से संबंध रखती है। क्या कहता है? किसी विशेष पक्ष से संबंध रखती है, वो आपका प्रथम हुआ, ठीक है। प्रथम आपका आर्थिक समस्या हुआ। अब द्वितीय की बात करते हैं और चलते हैं द्वितीय की तरफ, ठीक है। द्वितीय में है कि जिन आर्थिक घटनाओं का, ठीक है, जिन आर्थिक घटनाओं का यह विश्लेषण करता है उनके केवल प्रथम, ठीक है, कोटि के परिणामों का ही अध्ययन करता है, और जिस वस्तु का विश्लेषण किया जा रहा है उस वस्तु के द्वारा अन्य वस्तुओं की कीमतों पर पड़ने वाले तथा बदले में अन्य वस्तुओं के उस वस्तु पर पड़ने वाले द्वितीय कोटि के प्रभावों की यह उपेक्षा करता है, समझ गए। तो इस तरह से हम लोग देख पाए कि दूसरा समस्या था, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं और इसमें हम लोग देख पा रहे होंगे कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में रहता है ना, होता है कि जब वो अपनी मौद्रिक आय को, क्या, अपनी मौद्रिक आय को भिन्न भिन्न साधनों और सेवाओं, क्या, भिन्न भिन्न साधनों और सेवाओं पर ऐसे ढंग से खर्च करता है जिसे अधिकतम क्या है, वो आपका संतुष्टि प्राप्त हो, ठीक है। जैसे इसमें निम्न शर्तें की बात किया जाता है कि प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर है, ठीक है। और अर्थात कर रहा है कि MUA मतलब पहली वस्तु बटा PA, मतलब आप लोग का पहली वस्तु से आपका सीमांत उपयोगिता बराबर है, बराबर आपका दूसरी से भी सेम है, और फिर इस तरह से n है, आगे आपका तीसरी होगी, चौथी होगी, इस तरह से आपका n यहाँ पर लिखा हुआ है MUN/PN, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का संतुलन, आपका सीमांत उपयोगिता एक उपभोक्ता एक समय संतुलन की स्थिति को व्यक्त करता है, समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं, आप लोग को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, ये सब आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड क्या है, आप लोग को बता दें कि उपभोक्ता अपनी समस्त आय को वस्तुओं के क्रय पर व्यय करे। क्या कहता है कि उपभोक्ता अपनी समस्त आय को, क्या, अपनी समस्त आय को वस्तुओं के क्रय पर क्या करता है, खर्च करे, व्यय करे, कह रहा है। अर्थात उससे एक समीकरण जो प्राप्त होगा कि y बराबर PA इंटू QA प्लस PB इंटू QB, यहाँ पर B होगा ना, B प्लस डॉटेड प्लस PN इंटू QN, समझ गए। यह मान लिया जाता है कि उसकी रुचियाँ, ठीक है, अधिमान, उसकी मौद्रिक आय तथा जिन वस्तुओं को वह खरीदना चाहता है उनकी कीमतें दी हुई और स्थिर है, समझ गए, स्थिर होता है। तो इस तरह से है, जाना जाता है। अब आप लोग को बता दें, आगे हम ले चलते हैं कि एक फर्म, समझ गए, क्या कहता है कि एक फर्म उस समय संतुलन की स्थिति में, ठीक है, एक फर्म उस समय संतुलन की स्थिति में होती है जब वह अपने उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहती, समझ गए। अगर अपने उत्पादन में कोई भी फर्म अगर परिवर्तन नहीं करना चाहे तो समझना है कि उस आपका संतुलन की स्थिति में है, समझ गए। अल्पकालीन में इसकी सीमांत लागत और सीमांत आगम बराबर होते हैं, ठीक है। आप देखिए कि अल्पकालीन मतलब कम समय में, ठीक है, जब
थोड़ा समय की बात हो तो ऐसे स्थिति में आपका सीमांत लागत और सीमांत आगम जो है बराबर होते हैं। ये याद रखना होगा आप लोग को, समझे। अब आगे देखते हैं कि और दीर्घकालीन में यह पूर्ण संतुलन की शर्तें को पूरा करती है। और दीर्घकालीन में यह क्या होता है आपका, पूर्ण संतुलन की शर्तें को पूरा करने का प्रयास करता है, पूरा करता है। अर्थात MC बराबर MR बराबर LAC, ठीक है। क्या है आपका, MC बराबर MR बराबर LAC के न्यूनतम बिंदु पर, समझ गए। इस प्रकार यह सामान्य लाभ कमाती है और उद्योग को छोड़ना नहीं चाहती, ठीक है। उद्योग को छोड़ना नहीं चाहती। अब फर्म के विश्लेषण में उत्पादन की तकनीक तथा वस्तुओं और साधनों की कीमतें दी गई होती है, समझ गए। अरे एक उद्योग उस समय संतुलन की स्थिति में होता है, समझ गए। क्या कहता है कि एक उद्योग उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब उसकी सब फर्में सामान्य लाभ कमा रही हों और कोई भी परिवर्तन फर्म उसे छोड़ना या नई फर्म उसमें आना ना चाहती हो, समझ गए। ये ध्यान देना है। अब आगे आप लोग को बताते हैं कि उद्योग की प्रत्येक फर्म अपनी वस्तु, समझ गए, उद्योग की प्रत्येक फर्म अपनी वस्तु वर्तमान मार्केट, ठीक है, वर्तमान मार्केट कीमत पर बेचती है, यानी कि बाजार कीमत पर बेचती है और उत्पादन के उस स्तर का उत्पादन करती है जहां उसकी सीमांत लागत और सीमांत आगम क्या होता है आप लोग को, बराबर होता है। अल्पकालीन में, ठीक है, अल्पकालीन में वह अपनी औसत लागतों से कम कीमत पर भी उत्पादन कर सकती है, परंतु दीर्घकालीन में यह आवश्यक है कि कीमत उत्पादन की न्यूनतम औसत लागतों के बराबर हो, समझ गए। इस तरह से है। अब देखिए आगे ले चलते हैं कि उत्पादन का एक साधन, ठीक है, उत्पादन का एक साधन भूमि, श्रम, पूंजी या संगठन की बात होता है। साधन में आपका भूमि, श्रम, ठीक है, और आपका पूंजी या संगठन, ये सब सभी आएंगे। और उस समय संतुलन में होता है जब वह अपने अधिकतम प्रदत्त कार्य में नियुक्त हो ताकि उसकी आय अधिकतम होती है। यह वह स्थिति है जब उसकी कीमत, ठीक है, उसके सीमांत आगम उत्पाद के बराबर होती है और इस कीमत पर न तो कहीं और नियोजित होने और न ही अपनी सेवाओं को कम या अधिक प्रदान करने की प्रेरणा होती है, समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं कि मान्यताएं, समझ गए। इसका मान्यताएं भी है। मान्यताएं में क्या है सो देखें कि आंशिक संतुलन की विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ताओं के लिए वस्तु की कीमत दी हुई, उपभोक्ताओं के लिए क्या हुआ है, वस्तुओं की कीमत दिया गया है और स्थिर भी है। दो मान्यता है, ठीक है। और उपभोक्ताओं की आय, रुचि, आदतें और अधिमान क्या आपका स्थिर रहते हैं। अब फर्मों के लिए वस्तु के उत्पादक संसाधन और अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें दी हुई और स्थिर है। इस तरह से मान्यता है। अब आगे चलिए देखते हैं। मान लिया जाए उपभोक्ता की रुचियों में या उत्पादन की तकनीकों में, तो उपभोक्ता उत्पादक योजनाएं बदल दी जाती है, ठीक है। उपभोक्ता उत्पादक योजनाएं बदल दी जाती है और एक नए स्तर पर संतुलन फिर स्थापित हो जाती है, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखें विशेषता। अब हम लोग देखने वाले हैं कि आपका आंशिक संतुलन विश्लेषण के कुछ गुण, ठीक है, गुण हम लोग देखने वाले हैं। किसका, आंशिक संतुलन विश्लेषण का। कहता है कि यह हमें किसी वस्तु या सेवा की कीमत में परिवर्तन के कारणों का विश्लेषण करने में सहायता देता है। क्या कहता है, किसी भी वस्तु और सेवा की कीमत में परिवर्तन के कारणों का विश्लेषण, यानी कि कैसे उसका आपका कीमत में क्या कैसे परिवर्तन हो रहा है, उस पर विश्लेषण करने के लिए, ठीक है, सहायता प्रदान करता है, ठीक है। इसी प्रकार एक व्यक्ति फर्म या उद्योग के व्यवहार में क्या कहता है, फर्म या उद्योग के व्यवहार में परिवर्तन के
कारण भी समझे जा सकते हैं। व्यवहार में परिवर्तन के कारण भी समझा जा सकता है, ये भी आपका गुण है। ठीक है। और सेकंड कहता है कि यह विधि मार्केट में भाग लेने वालों की योजनाओं, ठीक है, और व्यवहार में परिवर्तनों के परिणामों, ठीक है, को बताने में सहायक है और मार्केट व्यवस्था के, ठीक है, कार्यक्रम में राज्य के हस्तक्षेपों के परिणामों का भी विश्लेषण किया जा सकता है। थर्ड क्या है, क्या व्यापारिक समस्याओं को हल करने के लिए अनिवार्य साधन है। समझ गए, क्या आपका अनिवार्य साधन है। चौथा क्या कहता है कि आर्थिक व्यवस्था के सामान्य कार्यकरण को समझने के लिए जिसमें आर्थिक चर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, आंशिक संतुलन विश्लेषण आधार है। ठीक है। इसके बिना समान संतुलन विश्लेषण को समझना और उनकी व्याख्या करना संभव नहीं है। समझ गए। अब आप लोग बता दें, इनकी सीमाएं की बात है। समझ गए। और सीमाएं देखिए इसमें क्या है। तो सीमाएं की जब बात होता है तो कहता है यह केवल एक विशेष क्षेत्र तक सीमित रहता है। समझ गए। देखिए, एक विशेष क्षेत्र तक सीमित रहता है, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वह एक फर्म हो या उद्योग की बात हो। ठीक है। यदि उन अवास्तविक मान्यताओं को जो विशेष मार्केट को, है ना, शेष अर्थव्यवस्था से अलग करती है, छोड़ दिया जाए तो आंशिक संतुलन विश्लेषण समाप्त हो जाता है। समझ गए। इस तरह से हम लोग देख पाए। अब देखिए समान संतुलन की हम लोग बात करेंगे। समझ गए। उनकी सीमाएं के बाद हम लोग समान संतुलन की बात करेंगे। और देखिए समान संतुलन क्या है। तो समान संतुलन आर्थिक परिवर्तियों, है ना, परिवर्तियों, उनके परस्पर संबंधों और निर्भरताओं का विस्तृत अध्ययन है। ठीक है। समान संतुलन में क्या होता है आपका, परिवर्तियों, आर्थिक परिवर्तियों, ठीक है, और उनके परस्पर संबंधों और निर्भरताओं का विस्तृत अध्ययन है, जिसमें आर्थिक व्यवस्था के पूर्ण रूप में कार्यकरण को समझा जा सके। पूर्ण रूप में कार्यकरण को क्या है, समझा जा सके। और यह समस्त अर्थव्यवस्था के संबंध में कीमतों, वस्तुओं की मात्राओं और सेवाओं में, ठीक है, सेवाओं में परिवर्तनों के कार्यकरण के कारणों और परिणामों को इकट्ठा कर देता है। समझ गए। एक अर्थव्यवस्था केवल उस समय समान संतुलन में हो सकती है, ठीक है, जब सब उपभोक्ता, ठीक है, जब सब उपभोक्ता, सब फर्में, सब उद्योग और सब साधन सेवाएं, ठीक है, एक साथ, क्या है आप लोग का, एक साथ संतुलन में हो और वस्तु तथा साधन कीमतों के माध्यम से आपस में जुड़ी हो। ठीक है। जैसा कि स्टिगलर ने कहा है, समान संतुलन का सिद्धांत अर्थव्यवस्था के समस्त भागों के परस्पर संबंध का सिद्धांत है। ठीक है। समान संतुलन विश्लेषण निम्न मान्यताओं पर क्या है, आधारित है। समझ गए। अब बता दें पहला कि वस्तु मार्केट और साधन मार्केट दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता है। समझ गए। बता दें कि समान संतुलन की मान्यता है जिस पर वो आधारित है। तो पहला कहता है कि आपका वस्तु मार्केट और साधन मार्केट दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता है। उनके बाद कहता है कि उपभोक्ताओं की रुचियां और आदतें दी हुई है। ठीक है। दिया हुआ रहता क्या, रुचि और आदत, और स्थिर भी है। और उनके बाद बता दें कि उपभोक्ताओं की आय दी हुई और स्थिर है, आय का भी दिया हुआ है और स्थिर भी है। और उनके बाद चौथा कहता है कि भिन्न भिन्न व्यवसायों और स्थानों के बीच, है ना, स्थानों के बीच उत्पादन के साधन पूर्ण रूप से गतिशील है और प्रतिफल का पैमाना स्थिर है। ठीक है। पैमाना आपका क्या है, पैमाना स्थिर है, प्रतिफल। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आप देखिए कि सब फर्में समरूप लागत स्थिति के अंतर्गत चलती है। समझ गए। कौन सा आपका
समरूप लागत स्थितियों के अंतर्गत चलते हैं। एक उत्पादन के साधन सब इकाइयाँ क्या है, समरूप है, समझ गए, समरूप है। उनके बाद उत्पादन की तकनीकों में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, क्या कह रहा है कि उत्पादन की तकनीकों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब उनके बाद बता रहे हैं कि श्रम और अन्य स्रोत पूर्ण रूप से रोजगार में लगे हुए हैं। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि पूर्ण रूप से क्या है, रोजगार में लगे होते हैं। अब आप लोग को बता दें आगे कि समान संतुलन व्यवस्था का कार्यकरण, समझ गए, समान संतुलन व्यवस्था का कार्यकरण। अब आप लोग को बता दें इसमें कि इन समस्याओं के अंतर्गत, ठीक है, कार्यकरण के अंतर्गत बात करते हैं कि इस मान्यताओं के अंतर्गत, समस्याएं बोल रहे थे, इन मान्यताओं के अंतर्गत अर्थव्यवस्था उस समय संतुलन की स्थिति में होती है जब हर वस्तु और सेवा, है ना, हर वस्तु और सेवा सेवा की मांग उस पूर्ति के बराबर होती है। समझ गए, सेवा और हर वस्तु और सेवा की मांग उस पूर्ति के बराबर होती है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं और क्या कहता है सो देखें कि सामान्य मार्केट संतुलन केवल उसी समय में होता है। समझ गए, क्या कहता है कि सामान्य मार्केट संतुलन केवल उसी समय में होता है जब वस्तु और सेवाओं को खरीदने वालों के ठीक है, निर्णय बेचने वालों के निर्णय से पूरी तरह मेल खाते हो। ठीक है, और इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं के लिए उपभोक्ताओं की मांग उनकी कीमतों और उनकी सेवाओं की कीमतों पर क्या करते हैं कि निर्भर करते हैं। समझ गए, पूर्ति पक्ष की आप बात करते हैं और पूर्ति पक्ष में आप लोग को बता दें कि पूर्ति पक्ष में क्या देखने वाले हैं आज। ठीक है, पूर्ति पक्ष बाजार का ढांचा, ठीक है, बाजार का ढांचा, प्रौद्योगिकी की स्थिति और फर्मों के लक्ष्य दिए हुए होने पर वस्तु की विक्रय कीमत उसके उत्पादन की लागतों पर निर्भर करती है। आगे उत्पादन की लागत उसके उत्पादन में लगाई गई विभिन्न साधन सेवाओं की मात्राओं और उनके लिए दी गई कीमतों पर क्या है, निर्भर करती है। तो आप देखिए आगे हम लोग देखते हैं इस तरह से कि स्थिर प्रतिफल का पैमाना, है ना, पैमाना और सब फर्मों के लिए समरूप लागत, समझ गए, समरूप लागत स्थितियों को मान लेने पर प्रत्येक उत्पादक उत्पादन की उतनी मात्रा का उत्पादन और विक्रय करेगा जिस पर वस्तु की मांग कीमत न्यूनतम औसत लागत पर सीमांत लागत के बराबर होगी। समझ गए, अब इसी तरह से आप लोग को बता दें कि वस्तु बाजार के संतुलन को चित्र में क्या दर्शाया जाता है। ए चित्र और बी चित्र की बात करते हैं। समझ गए, और ई आपका इसमें देखिएगा कि ई बिंदु आपका संतुलन बिंदु है जहाँ पर डी बराबर एस, मतलब आपका पूर्ति और मांग रेखा दोनों आपस में बराबर हो, कट रहे हो। ठीक है, और इसमें आपको देखिए एम सी जो है आपका ए सी रेखा है, ए आर बराबर आपका एम आर है। तो ऐसा फिगर आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। कहता है कि बिंदु E1 पर, ठीक है, बिंदु E1 पर एम सी बराबर एम आर और ए सी बराबर ए आर होते हैं और फर्म वस्तु की OQ मात्रा उत्पादित करती है और बेचती है तो संतुलन में होती है। सीमाएं की बात किया जाए अगर इस आपका सिद्धांत के अंतर्गत, तो देखिए इसका सीमाएं हैं कि यह अनेक अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित होता है। ठीक है, क्या अनेक अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित होता है जो संसार में वर्तमान वास्तविक स्थितियों से उलट है और पूर्ण प्रतियोगिता जो इस विश्लेषण का आधार है। समझ गए, आधार है और मिथ्या भी है। समझ गए, चलिए अब आगे चलते हैं। यह विश्लेषण अस्थैतिक है। क्या कहता है कि यह विश्लेषण क्या है, अस्थैतिक है, और इस विश्लेषण में सब उपभोक्ता और उत्पादक समय के किसी भी प्रकार के विलंब के बिना हर रोज वस्तुओं की उतनी ही मात्रा का उपभोग और उत्पादन करते हैं। समझ गए,
अब आप लोग बता दें समान संतुलन के विश्लेषण के लाभ होते हैं, और जिसमें बता दें कि अर्थव्यवस्था के संतुलन का चित्रण और आर्थिक व्यवस्था का कार्यकरण समझना होता है। स्टिग्लर ने कहा कि समान संतुलन का सिद्धांत अर्थव्यवस्था के समस्त भागों के परस्पर संबंध का सिद्धांत है। ठीक है, इसका आप थॉट याद रखिएगा। अब आप लोग को बता दें कि प्रोफेसर लेफ्टविच के शब्दों में, लेफ्टविच कहते हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए समान संतुलन तभी हो सकता है जब सभी आर्थिक इकाइयां एक ही साथ अपना आंशिक संतुलन प्राप्त करते हों। समझ गए। और इस तरह से आप लोग को बता दें कि आज हम लोग समान संतुलन, आंशिक संतुलन, ठीक है, ये सब पार्ट आज हम लोग देखे इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, है ना, यूनिट 1 के अंतर्गत, यूनिट 1 में। और इस तरह से आज हम लोग का व्यष्टि अर्थशास्त्र का इस पार्ट समाप्त होता है। अगले तुरंत आप लोग को नए वीडियो लाने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोग को अच्छा लगे इस वीडियो को शेयर कीजिए, है ना, और लाइक कीजिए, और साथ ही आप लोग कमेंट भी करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।